हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। इस क्लास में हम बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है वेक्टर्स। राइट, हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसकी बात करूंगा मैं। सबसे पहले जेई के एग्जाम में क्या वेटेज है इस चैप्टर का, नीट के एग्जाम में क्या वेटेज है, और साथ ही साथ कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आगे क्लास 11th के चैप्टर्स के लिए, क्योंकि ये लिंक बनाएगा आगे वाले चैप्टर्स में। राइट, ये भी आप लोगों के साथ में चर्चा होगी। राइट, तो इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात बाद में करूंगा। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। राइट बेटा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। मोशन पे तो खैर हम बाद में आएंगे, ठीक है, लेकिन जब वो मूव कर रहा होगा ना तो कुछ पैरामीटर्स होंगे उसके कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, और इन्हीं सब चीजों को हम वेक्टर कहते हैं। क्या आपने शायद नाम सुना होगा क्लास 9th में कि वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन, इनमें डायरेक्शन भी होती है। राइट, दे हैव डायरेक्शन अलोंग विद देयर मैग्नीट्यूड। तो इसे हम लोग ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन भी होती है उन्हें हम शायद वेक्टर कहते हैं। ऐसा हमें अभी तक धुंधला धुंधला कुछ पता था। यहां तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से एकदम टू द पॉइंट और इन डेप्थ बात करेंगे वेक्टर्स की। 2 लेक्चर में हम लोग वेक्टर खत्म भी कर देंगे। ये पहला लेक्चर है वेक्टर का, जिसमें हम लोग वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन तक पढ़ाई करेंगे अलोंग विद नोइंग व्हाट आर द वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में वेक्टर्स की चर्चा करेंगे भाई साहब। और वेक्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वेक्टर की प्रॉपर्टी आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ वेक्टर्स की प्रॉपर्टी के साथ साथ वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पे आएंगे, जिसे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। चलो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही लिख लेते हैं। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ पैरामीटर्स होंगे, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है ना, ये कांस्टेंट रहती है तो क्या होता है, ये चेंज होते हैं तो क्या होता है, ये सारी की सारी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ पहले पैरामीटर्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग एक इंपॉर्टेंट केस होगा जिसे हम लोग कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है जी भाई, क्या पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, और ये सारी चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो बेटा आगे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आगे आने वाले 3-4 चैप्टर उनमें बहुत रिलेट होगी। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है जो पूरी फिजिक्स में आपके पूरी, चाहे 11th पढ़ो चाहे 12th पढ़ो, वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में काम आता ही रहेगा। तो सबसे पहली बात तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे वाले चैप्टर्स को समझने के लिए, चाहे वो 11वीं के हो चाहे वो 12वीं के हो। ये आधारशिला है, बेस है बिल्कुल फिजिक्स का। इसके बाद ही सारी की सारी चीजें जो हैं हम समझ सकते हैं, अगर हमें पहले ये चैप्टर समझ में आ जाए तो। क्योंकि अगला चैप्टर जस्ट क्या है, मोशन इन प्लेन। तो यहां वन डायमेंशन की मोशन समझ में आएगी तभी तो प्लेन की मोशन समझ में आएगी, एंड सो ऑन। आगे वाली चीजें जो हैं यहां से इस चैप्टर से रिलेट होंगी। जेई के पेपर में जनरली एक सवाल, मेन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और नीट के पेपर में 2 सवाल इस चैप्टर से नॉर्मली पूछे जाते हैं, ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा चैप्टर की, कहां से, वेक्टर्स के साथ में। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सभी लोग वेक्टर्स। ठीक, हमने यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड मेजरमेंट तो पढ़ ही लिया है। तो हमें पता चल गया है कि फिजिक्स में हम जिन चीजों का अध्ययन करते हैं, जिन चीजों की स्टडी करते हैं, वो जनरली होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। राइट, कि हम मास को मेजर कर रहे हैं तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स को मेजर कर रहे हैं तो फोर्स इज अ मेजर फिजिकल क्वांटिटी। राइट, फिजिक्स में हम जिन भी चीजों का अध्ययन करते हैं, जिन भी चीजों की पढ़ाई करते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है और जो फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब भी करती हैं। राइट, इसीलिए तो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार की हो सकती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला प्रकार जो होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, वो ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होगा, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं होगी। दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो ऐसी हो सकती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी सेंस होगा। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे वेक्टर्स। क्या कहेंगे भाई, वेक्टर्स। ठीक, समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है,
वो दो प्रकार की होंगी जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रकार जो होगा बेटा वो होगा, दिखाई दे रहा है ना, स्केलर, ठीक है। दूसरा प्रकार जो होगा वो होगा वेक्टर्स। अब स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, इसको समझ लेते हैं। पहले एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप लोग को स्केलर का एग्जांपल चाहिए तो मास हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, स्केलर ही है सब, ठीक है, प्रेशर हो गया, ठीक है, सब स्केलर है, एक्सेट्रा, ठीक, सब स्केलर है। अगर मैं बात करूं वेक्टर्स की तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया, एंड सो ऑन, ठीक। ये हो गई दो प्रकार की क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। अच्छा, अब स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं बेटा, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो हम यहां लिख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं, ठीक है ना, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, ओनली हैव मैग्नीट्यूड, यानी कि इनमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता। मतलब कि इनकी डेफिनेशन देखोगे, मास की डेफिनेशन देखोगे तो कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं, डेंसिटी की डेफिनेशन देखोगे कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं। तो ये जो क्वांटिटीज होती हैं दे आर जनरली स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। उसके साथ साथ स्केलर क्वांटिटी की और क्या खास बात होती है, दे कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। जो हम एल्जेब्रा पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है, दोनों क्वांटिटीज दे कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। जैसे कि मैं कहूं कि 4 किलोग्राम और 3 किलोग्राम कितना होगा, तो आप कह सकते हो सर 7 किलोग्राम होगा, एग्जैक्ट 7 होगा ना, तो 7 से कम होगा ना ज्यादा होगा। अरे भाई ऐड तो सेम ही क्वांटिटी को कर सकते हैं, ये तो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट्स में सीखा है। हमने यूनिट एंड मेजरमेंट्स में क्या सीखा है कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी को कर सकते हैं, तो किलोग्राम में किलोग्राम ही ऐड होगा, राइट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं पूछूं 5 मिनट और 10 मिनट कितने हो गए, आप कहोगे सर 15 मिनट हो गए, यही एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। वहीं वेक्टर्स जो हैं इससे बहुत डिफरेंट होते हैं, वेक्टर्स जो हैं इससे बहुत डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं समझना भाई साहब। अब वेक्टर्स की कहानी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। वेक्टर्स की क्या खास बात होती है, वेक्टर की खास बात यह होती है कि दे हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, दे हैव मैग्नीट्यूड। अब जिसको ये नहीं पता ना मैग्नीट्यूड क्या है, बेटा पहला चैप्टर पढ़ लेना, 3 लेक्चर में खत्म किया है, पहला और दूसरा लेक्चर पढ़ोगे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक। दे हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, दे हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, और साथ ही साथ भाई इनके पास मैग्नीट्यूड है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, और इनको हम स्केलर अलजेब्रा जैसे अलजेब्रिकली ऐड करते हैं ना, ऐसे ऐड नहीं कर सकते जैसे स्केलर ऐड हो गए थे। इनको हम ऐड नहीं कर सकते, ऐसे ऐड नहीं कर सकते जैसे हम नंबर को ऐड कर देते हैं ना। अलजेब्रा ही पढ़ी अभी तक हमने, 4 और 3 हमेशा साथ ही होते थे। वेक्टर में 4 और 3 एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स जो क्वांटिटी होती हैं वो मैग्नीट्यूड होता है उनके पास, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, एंड दे आर एडेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कोई लॉ होता होगा, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम इन क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। कोई भी क्वांटिटी कब जाके वेक्टर बनेगी, ये 3 चीज होंगी उसके पास तो वेक्टर बन जाएगी। कोई भी क्वांटिटी कब वेक्टर बनेगी मेरे भाई, वो 3 चीजें होंगी उसके पास, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, और साथ ही साथ वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ऐड कैसे होंगी, उनका एक स्पेसिफिक लॉ बनाया हुआ है जिसे हम वेक्टर एडिशन लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आता, होनी भी नहीं चाहिए,
ठीक है ना। अब मतलब इनको हम बेसिकली ये कहना चाहता हूं मैं कि नंबर की तरह ऐड नहीं कर सकते, स्केलर्स को कर सकते थे। अभी तक जो हमने स्केलर्स पढ़े 5 किलोग्राम मास और 3 किलोग्राम मास कितना होगा, आपने कहा सर 8 किलोग्राम मास हो गया, बस ठीक है, हो गया काम। लेकिन ये ऐसे ऐड नहीं होंगी, ये ऐसे ऐड नहीं होंगी। तो सबसे पहली चीज वेक्टर को स्केलर से अलग बनाती है वो क्या है, इनमें डायरेक्शन होती है। दूसरी चीज जो क्वांटिटीज है इनको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनमें डायरेक्शन कैसे होती है ये भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों से कहा कि एक पॉइंट है ए, मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बी, यहां कहीं है, ठीक है। मैंने कहा ए से बी का डिस्प्लेसमेंट बताओ। आपने डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल किया आपने क्लास 9 से, कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डेफिनेशन ही थी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच की। अच्छा, अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो मुझे ए से बी पे इसी डायरेक्शन के अलोंग निकलना पड़ेगा क्या? अगर ए से का मतलब है वहां से निकलो, बी को तो बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो तीर का निशान उसकी तरफ आएगा, राइट, समझ गए। ए से बी जाना है तो ऐसे ही जाऊंगा ना, अगर ऐसे जाऊंगा तो बी से ए आ रहा हूंगा। ए से बी जाना है, अगर आपको कहूं मैं कि दिल्ली से पटना जाना है तो पहले दिल्ली पहुंचना पड़ेगा ना, तब पटना जाओगे। अगर आप पटना से दिल्ली आ रहे हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि दिल्ली से पटना जा रहे हो, आप फिर पटना से दिल्ली आ रहे हो, तो वो ध्यान रखना है, ठीक। ए से बी जा रहे हो तो ए से बी चला गया, ठीक, पहुंच गया बी पे। यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा क्या? यानी कि अगर मुझे ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, यानी कि ए से बी के अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग पहुंचना है, तो मुझे एक सर्टेन डायरेक्शन में निकलना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग तो नहीं पहुंच सकता, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग तो नहीं पहुंच सकता। शॉर्टेस्ट पाथ एक ही होगा, ये। तो मुझे ए से बी के अलोंग अगर शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो मैं बेटा सीधा सीधा इस लाइन के अलोंग चलूंगा, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गई ना कि भाई इस वाली डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से बी की तरफ इस वाली डायरेक्शन में, राइट। तो वेक्टर्स क्वांटिटी जो होती है उनके पास अपना डायरेक्शन होता है। एग्जांपल है, आगे पढ़ेंगे भी डिस्प्लेसमेंट, तब और खुल के समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ बैक टू द वेक्टर्स कि दे हैव मैग्नीट्यूड, दे हैव डायरेक्शन, दे आर एडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अच्छा, अब हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ नोटेशन भी बताएंगे, ठीक है। क्लियर है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं अभी बता देते हैं। सुनना जरा ध्यान से, ध्यान से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट है। मान लो हमें किसी वेक्टर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमें उसका मैग्नीट्यूड दिखाना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। हमने कहा लेट्स से हमने कहा कि कोई वेक्टर है। अब देखो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सारी चीजें वेक्टर है, ठीक है। तो हमने लेट्स से फोर्स का एग्जांपल ले लिया कि 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। अब बचपन से हम नक्शे तो पढ़ते ही हुए आ रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है ना, प्लेन में नॉर्थ के 90 डिग्री राइट में ईस्ट होती है और ईस्ट के सामने वेस्ट होती है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक की बात। चलो, तो 5 न्यूटन का फोर्स बनाना टुवर्ड्स ईस्ट में, कैसे बनाएंगे सुनना ध्यान से। इसको हम ना, मतलब ये एकदम फ्री हैंड तरीका है, मतलब इसमें कोई आपको लाइन मेजर करके नहीं खींचनी है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका ऐसे दिखा देंगे। तो हमने कहा 5 न्यूटन का मतलब, तो हमने सबसे पहले तो डायरेक्शन का मतलब है, तो जिधर तीर का निशान होगा वो डायरेक्शन होगी वेक्टर की। तो ईस्ट की बात हो रही है तो मुझे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसका साइन कहां, ईस्ट में, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर की टेल, इसको कहते हैं वेक्टर का हेड। तो जिधर डायरेक्शन होती है उधर वेक्टर का हेड होना चाहिए। और जो ये लेंथ दिखाई दे रही है इसे कहते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब जिसकी लेंथ बड़ी होगी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, जिसकी लेंथ छोटी होगी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। ये फ्री हैंड ड्रॉ करना है। अगर मैं इसे कह रहा हूं 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, इसको मैंने मान लिया है 5 न्यूटन का फोर्स है, ये लेंथ 5 न्यूटन को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और डायरेक्शन होगी इसकी ईस्ट, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि 7 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, 7 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट,
तो डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए ईस्ट की तरफ, लेकिन लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो मैंने थोड़ी सी बड़ी लेंथ कर दी, डायरेक्शन ये हो गया 7 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ये लाइन किसको प्रेजेंट कर रही है? ये लाइन प्रेजेंट कर रही है एक फोर्स वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन और डायरेक्शन है जिधर हेड होगा यानी कि ईस्ट में। समझ में आ गया कैसे दिखाते हैं वेक्टर को? जिधर की तरफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी उधर हेड कर देना, उसका बस काम खत्म है, बस काम खत्म है। ठीक है, क्लियर है? लेंथ दिखाती है मैग्नीट्यूड को, पीछे वाला पार्ट टेल, आगे वाला पार्ट हेड। ठीक, और कुछ सिंपल सिंपल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी एक वेक्टर होती है, ठीक है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, ये बनाना है आपको। ठीक है, अच्छा एक और बता देते हैं, चलो इसको कह लेता हूं मैं 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। ड्रॉ करो फटाफट फटाफट बेटा, सब कुछ समझ में आएगा, एक एक पॉइंट तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगी, तो इस तरह से मैंने कोई एक लाइन खींच दी। ठीक है, और इसे मैं कह रहा हूं 2 मीटर, मतलब इस लेंथ को कह रहा हूं मैं 2 मीटर। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन कहां आ रही है? नॉर्थ में दिखाई दे रही है। ठीक है सर, ये तो बड़ा आसान है, आसान ही है भाई, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, डायरेक्शन वेस्ट में होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड 2 से तो बड़ा होगा ना, 6 भाई 2 से तो बड़ा होता है, तो तीर की जो लंबाई है, ये जो लाइन है इसकी लंबाई उसको बड़ा कर देना बस। ठीक है, डायरेक्शन वेस्ट में, ठीक है ना, और जो लेंथ है उसको बड़ा कर दिया लाइन की लेंथ को, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। क्या रहा बेटा? टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं कोई भी वेक्टर बनवाऊं आपसे कि बताओ कि कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी फोर्स, इट कैन बी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, कुछ भी हो सकता है, यूनिट में वही आ गया। तो मैं कह रहा हूं 2 यूनिट और डायरेक्शन दे रखी है उसकी ईस्ट, तो आप उधर बना दो, नॉर्थ तो ऊपर बना दो, साउथ तो नीचे बना दो, वेस्ट तो इधर बना, खत्म। खत्म है भाई, खत्म है भाई। चलो 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, बहुत बढ़िया। अब वेक्टर का नोटेशन कैसे होता है, मतलब वेक्टर को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो हमने सीख लिया, लेकिन नोटेशन कैसे होता है? ठीक है ना, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि देयर इज अ वेक्टर, वेक्टर ए, क्या कह रहा हूं? वेक्टर ए। ठीक है ना, वेक्टर ए, कोई वेक्टर है जिसको मैं कह रहा हूं वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को आप कैसे दिखाएंगे बेटा? वेक्टर ए को आप दिखाएंगे ए और उसके ऊपर तीर का निशान। कैसे दिखाएंगे? ए और उसके ऊपर तीर का निशान। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं वेक्टर पी, ठीक है, तो वेक्टर पी को कैसे दिखाएंगे? पी और इसके ऊपर लिख दिया तीर का निशान। ठीक है, तीर का निशान हमेशा ऐसे ही लगेगा। कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या, इसकी डायरेक्शन ईस्ट में? नहीं नहीं नहीं, इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर पी। अगर आपने मान लो मैं कह रहा हूं कि कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है, लेट्स से एफ वेक्टर, क्या है? एफ वेक्टर, तो मैं जब बोल रहा हूं ना एफ वेक्टर, तो आपको ऐसे लिख देना है। इसका मतलब क्या है कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी चीज के ऊपर तीर का निशान लगाओगे वो वेक्टर को प्रेजेंट करती है ना, कि अगर मैं कह रहा हूं ए वेक्टर, तो आपको ए के ऊपर तीर का निशान लगा देना। अगर मैं कहूं बी वेक्टर, तो बी के ऊपर तीर का निशान लगा दो। अगर मैं कहूं सी वेक्टर, तो सी के ऊपर तीर का निशान लगा दो, है ना। जैसे नाम होते हैं ना, मेरा नाम सचिन है, आपका नाम कुछ और है, तो कोई सचिन बोले तो मैं आपके दिमाग में आना चाहिए, कोई कुछ और बोले, अगर इसको हम पेन बोले तो आपके दिमाग में पेन आना चाहिए, अगर मैं इसको बोर्ड बोलूं तो बोर्ड। तो हर चीज का नाम होता है ना, ऐसे वेक्टर का नाम होगा। उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? वो लेंथ बना के, डायरेक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नाम है ये, और कुछ नहीं है। यानी कि ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है समझने की कोशिश करना, कि ड्रॉ अ वेक्टर क्यू, ठीक है ना, ड्रॉ अ वेक्टर क्यू हुज मैग्नीट्यूड इज 4 यूनिट and direction is in east। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमें एक क्यू वेक्टर ड्रॉ करना है, चलो ईस्ट नहीं साउथ मान लो, ठीक है ना, हमें एक क्यू वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, डायरेक्शन है साउथ। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, डायरेक्शन है साउथ। कैसे ड्रॉ करेंगे देखना बेटा जरा ध्यान से, साउथ में पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसको बोल दो 4 यूनिट, ठीक है, और
ये किसको प्रेजेंट कर रही है ये लाइन? क्या नाम है इस लाइन का? इसका नाम है क्यू वेक्टर। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि दिस इज क्यू वेक्टर, दिस इज क्यू वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, डायरेक्शन साउथ साउथ में। दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को? ऐसा रिप्रेजेंटेशन से सीधा सीधा समझ में आ रहा है दिस इज अ क्यू वेक्टर या वेक्टर क्यू हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड डायरेक्शन इज इन साउथ, जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट और डायरेक्शन है साउथ में। समझ में आ रहा है? तो वेक्टर का नाम होता है, जैसे इसका नाम क्यू वेक्टर रख दिया तो क्यू के ऊपर तीर का निशान लगा दिया, दैट बिकम्स क्यू वेक्टर। तो मेरे ऊपर टोपी पहना दो तो मैं भी सचिन वेक्टर बन जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो जिसको टोपी पहना दी वो वेक्टर बन गया, जिसके ऊपर तीर का निशान लग गया वो वेक्टर है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात थी एकदम। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पे आ जाते हैं। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो समझ में आ ही गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज, ठीक है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको समझ लिया तो फिर आगे कहानी में कुछ भी नहीं है। मान लो मैं कोई वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, लेट से मैंने कोई वेक्टर ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री पे कोई वेक्टर है इस तरह से, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर। क्या नाम दे दिया? ए वेक्टर। मतलब कोई वेक्टर है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, ठीक, क्लियर। मैं किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, यही पहली प्रॉपर्टी है। मैं किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, बस उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है मुझे। मतलब अगर मैं, सुनना ध्यान से, इतनी ही मैग्नीट्यूड का और इसी डायरेक्शन में एक लाइन इधर ड्रॉ कर दूं हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल पे, ठीक है, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इस तरह से, जिसका मैग्नीट्यूड भी इसी के बराबर है, मतलब लेंथ भी इसी के बराबर है और डायरेक्शन भी इसके ही सेम है। ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे अपवर्ड है, ये भी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे अपवर्ड है, तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी ए वेक्टर होगा। मतलब इस वेक्टर को मैं इतनी ही लेंथ लेके और इसी डायरेक्शन में यहां भी बना सकता हूं, 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 कहीं भी बना सकता हूं। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। एक वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी यही है, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब अपने आप के पैरेलल कहीं भी आप इसे शिफ्ट कर सकते हो किसी भी वेक्टर को। जैसे ये अभी और आगे कनेक्ट होगी, जैसे ये सेम लेंथ है ना, इतनी ही लेंथ की मैंने यहां लाइन खींची और 30 डिग्री पे ही तीर का निशान लगा दिया, तो ये ए वेक्टर है, तो ये भी ए वेक्टर ही होगा ना। ए वेक्टर है क्या? जिसकी लेंथ इतनी और तीर का निशान 30 डिग्री पे है, यही तो ए वेक्टर है। तो इसमें क्या कमी है भाई? लेंथ उतनी और 30 डिग्री पे दिखा रहा है, तो ये भी तो ए वेक्टर ही होगा, ये भी तो ए वेक्टर ही होगा, सिंपल सी बात है। तो एक वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। अगर इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा मतलब मैग्नीट्यूड इतने रखूंगा, डायरेक्शन ये रखूंगा, यहां बना सकता हूं, यहां बना सकता हूं, यहां बना सकता हूं, पैरेलली कहीं भी, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जो वेक्टर बना रहे हो ना उसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक, स्पेस में कहीं भी, ये फ्री होते हैं एकदम। अब आ जाओ भाई दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा कि हमें सबसे पहले जानना है इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। समझते हैं भाई बेटा, इनकी डेफिनेशन नहीं होती, समझने वाले ही पॉइंट है। कई बच्चे डेफिनेशन मांगने लग जाएंगे, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, इनको बस समझना है, डेफिनेशन तो कोई पूछता भी नहीं है ना। सुनना ध्यान से, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ में, ऐसी छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री पे, सेम चीज बता रहा हूं, है ना, 30 डिग्री पे मैंने एक वेक्टर बनाया ए वेक्टर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, जिसकी लेंथ है इतनी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 30। अब इतनी ही लेंथ का
इतनी ही लेंथ का, और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे अगर मैं कोई दूसरा वेक्टर बनाऊंगा, लेट से मैंने यहां एक और वेक्टर बनाया 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, और इतनी ही लेंथ का और 30 डिग्री पे बनाया, ठीक है, बी वेक्टर। ठीक है, सुनना ध्यान से, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है, मान लो ये कुछ 5 न्यूटन है, फोर्स है मान लो एक, तो उसका 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। वहां पे भी मैंने एक वेक्टर बनाया जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, डायरेक्शन है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे? बराबर हो सकते हैं। कब? जब ये फोर्स हो और वो भी फोर्स हो, ये वेलोसिटी हो तो वो भी वेलोसिटी हो। तो दो वेक्टर कब एक दूसरे के बराबर होंगे? टू वेक्टर्स विल बी कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स will be equal if they have same magnitude, if they have same magnitude, ठीक है, they have same direction, ठीक है, और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट आगे लिख रहा हूं, दे represent सेम फिजिकल क्वांटिटी। दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब है? अब तीनों पॉइंट समझाता हूं, पहले लिख लो। ठीक है, अच्छा एक और चीज बेटा, अभी कई सारे बच्चे होंगे जो क्लास में तो आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे क्लास का टाइम होता जाएगा ना, 10-15 मिनट 20 मिनट हो जाएंगे, जैसे कि 26 मिनट हो गए, तो बच्चे क्लास छोड़ के जाने लगते हैं। इतना ही पढ़ना है क्या जीवन में? बस इतना ही करना है क्या? अगर आप सही में टारगेट कर रहे हो किसी एग्जाम को, किसी कंपटीशन को, कि मुझे जेई क्लियर करना है, मुझे नीट क्लियर करना है, तो भाई मेरे डे 1 से मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी तो बहुत सारे दिन निकल चुके हैं, तुम्हारा तो 1 महीना निकल चुका है। आगे जाओगे तो भाई बैकलॉग क्रिएट होती चलेंगी, क्योंकि अभी तो आप पढ़ नहीं रहे हो। और तब आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 दिन में पढ़ के या 1 महीने में पढ़ के या 2 महीने में पढ़ के मेरा जेई हो जाए, तो बेवकूफ नहीं है। लाखों बच्चे जो 2-2 साल से अपनी आंखें काली कर रहे हैं, अपनी रातों की नींद उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ा रहे हैं? शायद कुछ पाना है ना? तो कुछ पाना है तो अभी आज एक्शन करना पड़ेगा उसके लिए। तो लेक्चर्स को ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, ठीक? चलो ध्यान से सुनेंगे भाई कि इक्वल वेक्टर कब होंगे। अभी मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। अभी मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब लेंथ सेम हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में इसका हेड हो उसी डायरेक्शन में उसका हेड होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। यानी कि मैं अगर एक ऐसे मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया 5 न्यूटन, और सेम बराबर मैग्नीट्यूड की मैंने इधर लाइन खींच, ठीक है ना, और इसको मैं कह रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड। देखो मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, डायरेक्शन भी सेम है दोनों की, मतलब लंबाई सेम है और हेड भी सेम डायरेक्शन में, बट दे आर नॉट इक्वल वेक्टर। दे आर, 3 कंडीशन है ना बेटा, इक्वल वेक्टर्स। क्यों इक्वल नहीं है बेटा? ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये फोर्स को प्रेजेंट कर रहा है और ये वेलोसिटी को प्रेजेंट कर रहा है। दे आर नॉट सेम वेक्टर्स। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि 3 कंडीशन फॉलो करेगा ना, ये आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, बट बेटा दिस इज फैक्ट। कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर तब होगा, या दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? कब होंगे? कब होंगे? कब होंगे? लंबाई सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। आपके 2 हाथ हैं, ये 2 वेक्टर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब दोनों की लंबाई सेम हो। अब बेटा मेरे तो दोनों हाथ बराबर है, चेक कर लो अपने अपने, दोनों बराबर है क्या? अरे लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है ना। अरे लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो अपने दोनों हाथ की लेंथ मेजर कर लो, बराबर है क्या? पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या है? सेम डायरेक्शन में। अच्छा सेम डायरेक्शन दिखा रहे हैं क्या? दोनों का हेड सेम डायरेक्शन में है क्या? अभी तो सर सेम डायरेक्शन में। साथ ही साथ क्या दोनों हाथ ही हैं क्या? हाँ, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। हाथ को पैर से कंपेयर नहीं कर सकता हूं, हाथ को हाथ से कंपेयर करना है। क्या दोनों हाथ ही हैं क्या? बिल्कुल सही है, तो दोनों इक्वल वेक्टर हैं।
ठीक है ना। तो अपने हाथ का एग्जाम्पल ले लेना, सामने करके देख लेना, ऐसे बचपन में खड़ा करते थे ना टीचर, हाथ आगे कर लो, ऐसे खड़े हो जाओ, तो तब शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि ये दो इक्वल वेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, बट हाँ अब रिलेट कर लेना अपने स्कूल में कि ये दो इक्वल वेक्टर है। ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा करते थे ना टीचर, तो ये दो इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, देन टू वेक्टर्स आर इक्वल, बस हम कह सकते हैं। ठीक है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी है। कई बच्चे नोटिस नहीं करते हैं और इसीलिए गलती कर देते हैं। ठीक है, एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अच्छा ये एक वेक्टर है बेटा, ठीक है ना, इसको मैं कह रहा हूं 5, चलो 5 नहीं 4 लिख लेते हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, कोई वेक्टर है। अब इतनी ही लेंथ का मैंने यहां एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना, इसको मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर, इसको मैं बोल रहा हूं बी वेक्टर। क्या दोनों का, ये भी बेटा मतलब ये भी जो है एक्सेलरेशन ही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है मतलब लंबाई सेम है, दोनों का तीर का निशान सेम डायरेक्शन है मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, और साथ ही साथ दोनों एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, दे आर इक्वल वेक्टर्स। लिख लीजिए, दे आर इक्वल वेक्टर्स। हैं भाई, ये इक्वल हैं होंगे। ठीक है, ठीक है क्या, तो वेक्टर के इक्वल होने की कंडीशन आ गई। ठीक, अच्छा अब क्या, अब बात कर लेते हैं बेटा नेगेटिव वेक्टर की। किसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई, नेगेटिव वेक्टर की, कि किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। हमें बेटा बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़नी है, फिजिक्स में जो हमारे काम आएंगी वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए आपको मैंने कोई एक वेक्टर दिया, ए वेक्टर, इसे मैं कह रहा हूं ए वेक्टर। ठीक है ना, क्या कह रहा हूं, ए वेक्टर। ठीक है, और एक वेक्टर बी वेक्टर है जो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, और मैं कहना चाहता हूं कि बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का नेगेटिव कब बनेगा, तब बनेगा जब मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो। मतलब कि आपने सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बनाया, ठीक है ना, बस उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, इसको बोला बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर जो है माइनस ऑफ ए वेक्टर के बराबर होगा। मतलब बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए भाई, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। अब वो तो कंडीशन रहेगी कि आप किसी भी वेक्टर का इक्वल या नेगेटिव बनाना चाह रहे हो तो आपको सेम क्वांटिटीज को ही कंपेयर करना है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। अच्छा, मैंने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से 30 डिग्री पे एक वेक्टर बनाया ए वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ड्रॉ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का हमें नेगेटिव ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भाई, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब इतनी लंबाई है तो इतनी ही लंबाई का एक वेक्टर खींचेगा। ठीक है, और डायरेक्शन ओपोजिट, डायरेक्शन ओपोजिट, सुनना जरा ध्यान से। ओपोजिट का मतलब क्या है, अगर इसकी डायरेक्शन 30 डिग्री ऊपर है, अगर इसकी डायरेक्शन 30 डिग्री ऊपर है यहां से, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान सुन लेना, ऐसे, तो इसका ऑपोजिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। ऑपोजिट कर दो डायरेक्शन, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो ऑपोजिट की डायरेक्शन नीचे होगी, सिंपल सी बात है। डायरेक्शन ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूं कि इधर जा रहा हूं और मैं कहता हूं आपको ऑपोजिट जाना है, तो आप इधर जाओगे ना, इधर जाओगे ना, तो हेड जो है बेटा उसको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, ये ए वेक्टर था। ठीक है, अगर मुझे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी पहली बात तो यह है कि मुझे एग्जैक्टली सेम लंबाई की लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, सेम लंबाई की लाइन खींच दी। ठीक है, साथ ही साथ डायरेक्शन कर दी ऑपोजिट। देखो ना, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है तो इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर लो। पहले तीर इधर लग रहा था, अब तीर इधर लगा लो, बस। ये एंगल 30 था तो 150 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है।
सिंपल सी बात है, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है तो डायरेक्शन अपोजिट करनी है सेम मैग्नीट्यूड से। तो इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे थी उधर की तरफ तो अपोजिट करेंगे तो क्या होगा बेटा, ऐसे आनी चाहिए इधर की तरफ, तो देखो ऐसे इधर की तरफ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। या फिर इसका एक और आसान तरीका है, वेक्टर को 180 डिग्री रोटेट कर दो। अगर आपको कोई भी नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है ना, टू ड्रॉ अ नेगेटिव वेक्टर क्या करना चाहिए, रोटेट द वेक्टर बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमा दो, खत्म काम। रोटेट द वेक्टर बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमा दो वेक्टर को, बस हो गया काम। कैसे, ऐसे देखो ध्यान से। मान लो कोई वेक्टर है, इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर लेट से, ठीक है ना, दिस इज ए वेक्टर, ये 60 डिग्री पे है बेटा यहां से, ठीक है, 60 डिग्री पे ऐसे। अगर मुझे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ड्रॉ करना है तो 180 डिग्री घुमा दो, चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, घुमा दो बस, घुमा दो, ऐसे है ना, 180 डिग्री घुमा दो, घुमा दिया तो सेम वेक्टर को 180 डिग्री घुमाया तो ये बन गया नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अरे ऐसे था, अब 180 पे ऐसे होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो क्या करना है, अगर आपको किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो जो वेक्टर है ना उसे 180 डिग्री घुमा दो, अपने आप का नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। कितनी अमेजिंग बात है। उस वेक्टर को 180 घुमा दो, अब डायरेक्ट दिमाग लगाना ही, दिमाग लगाना कहाँ है, कोई भी वेक्टर का नेगेटिव बनाना है तो सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर बना दो। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा, सेम वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रखना है, डायरेक्शन ही तो अपोजिट करनी है, 180 घुमा दो। अरे अगर मैं सीधा जा रहा हूं, है ना, इधर है मेरा फेस, और अगर मैं 180 डिग्री घूम गया तो क्या मैं अपने आप का नेगेटिव वेक्टर बन गया? बिल्कुल बन गया। यही होता है नेगेटिव वेक्टर, डायरेक्शन ऑपोजिट। पहले मैं ईस्ट में जा रहा हूं, 180 घूमूंगा तो मैं वेस्ट में चला जाऊंगा। तो एक वेक्टर को अगर नेगेटिव वेक्टर बनाना है खुद का तो उसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, बस हो गया काम। उसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, हो गया काम। ठीक है, क्लियर है। किसी भी वेक्टर का जब हम नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, उस वेक्टर को 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, बस। ठीक, क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, बहुत बढ़िया। इक्वल वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया, ये इंपॉर्टेंट था जानना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम धीरे धीरे एडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर ये है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है, 45 डिग्री पे, इसका नाम है बी वेक्टर। मुझे कहा गया फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का हमें क्या बताना है भाई? हमें एंगल बताना है। कैसे बताएंगे बेटा? जब भी आप दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना चाहें तो दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, एज इट इज। दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, और एक वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? तो पहली प्रॉपर्टी थी, किया जा सकता है ना, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। टेल टू टेल क्या करना है? टेल टू टेल ज्वाइन करना है दोनों वेक्टर को, ठीक है ना। यहाँ नोट डाल के लिख लेना। अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा भाई? क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन वेक्टर्स, ज्वाइन टेल्स ऑफ वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन कर दो, और जो भी उनके बीच का जो एंगल आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उसे हम लोग वेक्टर्स के बीच का एंगल कह देंगे, ठीक है ना। ये नोट है, ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले एक वेक्टर ड्रॉ किया। हमने क्या किया? पहले एक वेक्टर ड्रॉ किया, लेट्स से ये ए वेक्टर है, ठीक है ना। इतने ही मैग्नीट्यूड का और उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा तो ए वेक्टर बन जाएगा। अरे इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? जो सीखा है प्रॉपर्टी उसी को तो आगे यूज करेंगे ना। वो ए वेक्टर है, क्या प्रूफ है? अगर ये ए वेक्टर है
तो इतनी लेंथ और इस डायरेक्शन का और सेम फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करने वाला हर वेक्टर ए वेक्टर होगा। तो इतनी ही लेंथ और इधर की तरफ डायरेक्शन दिखाई है मैंने, तो अगर ये ए वेक्टर है तो वो भी ए वेक्टर है, ठीक है। सिमिलरली ये 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको उठाओ, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो ना, मतलब यहां 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 पैरेलल पैरेलल एज इट इज, इसको उठाओ एज इट इज और इसकी टेल पे रख दो, रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो, अरे रख दो, अरे रख दो। हॉरिजॉन्टल के साथ 45 था ना, ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल में, तो ये 45 हो गया। बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 45 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, मतलब इसको उठाओ और इसके ऊपर रख दो, बस दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करना है, बस और कुछ नहीं। दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करना है। वी हैव टू मतलब वी हैव टू जस्ट ज्वाइन द टेल ऑफ द टू वेक्टर्स, वी जस्ट हैव टू ज्वाइन द टेल ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि सर एक वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है 60, तो क्या दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर मेरी बात किसी ने ध्यान से सुनी होगी तो सॉल्व कर पाएगा। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का आपको क्या करना भाई, एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। क्या तरीका बताया था कि टेल टू टेल दोनों वेक्टर को ज्वाइन कर दो और जो उनकी टेल्स के बीच का एंगल है दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो सबसे पहले हमने ए वेक्टर को ड्रॉ किया, इसी को ए वेक्टर कह रहे हैं ना हम, इसी को ए वेक्टर कह रहे हैं ना, सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन। अच्छा बी जो है, अब ए के टेल से, बी की टेल जो है ए के हेड से जुड़ी हुई है, बी की जो टेल है ए के हेड से जुड़ी हुई है और हमें एंगल चाहिए टेल टू टेल। तो बी की टेल को, मतलब बी को एज इट इज उठाओ और एज इट इज शिफ्ट कर दो, एज इट इज यहां ए की टेल पे कर दिया, जी सर कर दिया, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ देखना ध्यान से, इधर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, 60 है, तो एंगल 60 मान लिया मैंने, तो बचा हुआ एंगल कितना है, 120। तो ए और बी के बीच का एंगल है 120 डिग्री। कितना आ रहा है मेरे भाई, 120 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल क्या आ रहा है बेटा, 120 डिग्री। कितना आ रहा है, 120 डिग्री, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या, सभी लोगों को आ रहा है क्या आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक बेटा, यहां तक की बात क्लियर सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम बढ़िया से हो रहा है काम जो भी हो रहा है। कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे लिखा जाता है, एक वेक्टर की टेल पे दूसरे वेक्टर की टेल रख दो और टेल टू टेल जो एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का, टेल टू टेल एंगल है, उसे नाप लो, ठीक है। अब दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 0 से 180 के बीच में ही होगा, ये भी याद रखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, नोट डाल लेना, कैन वेरी ओनली फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। मतलब ये है, सुनना जरा ध्यान से, एक बहुत बड़ा भ्रम है आप लोगों का दूर हो जाएगा। कई बच्चों को लगना चाहिए कि यार सर टेल टू टेल आप बात कर रहे हो ना, तो टेल टू टेल तो मैं ये वाला एंगल भी देख सकता हूं, ये वाला भी, अरे इसकी टेल ये रही और इसकी टेल ये रही, तो ये भी तो टेल टू टेल एंगल होगा 240 डिग्री। बट हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 180 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा हो सकता है बस, और 180 से छोटा होगा एंगल। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स जो हैं उनके बीच का जो एंगल है वो ऑलवेज 0 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। जिधर की तरफ हेड डायरेक्टेड है ना, उनके बीच का छोटा वाला एंगल लेना है हमें। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है वो 0 से 180 के बीच में होगा, ठीक है। और कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए, आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ जाएगा, ठीक है।
यहां तक की बात थी बेटा अपने वेक्टर के प्रेजेंटेशन की, ठीक है, वेक्टर के प्रेजेंटेशन की, ठीक है। एक छोटी सी हेडिंग और डाल दो, कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हो। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हो। लिख लीजिए, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हो। अरे इसमें जो भी वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सारे कोप्लेनर है मेरे भाई, अरे सारे कोप्लेनर है मेरे भाई, सब कोप्लेनर है, ठीक है। कोई बड़ी बात बताइए? नहीं यार, ठीक है ना। अब हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग फटाफट से, वेक्टर का एडिशन, यानी कि वेक्टर एडिशन। डालो डालो डालो, क्या बात है ना। यहीं पहुंचने के लिए इतनी कहानी पढ़ी थी हमने। वेक्टर एडिशन बेटा 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। हमें तो बेसिकली 2 प्रकार का ही पढ़ना है, होता 3 प्रकार का है। पहला जो होता है वो है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा पॉलीगन लॉ, इसी का एक्सटेंशन, हालांकि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई यूज नहीं है। तीसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 तरीके होंगे वेक्टर्स को ऐड करने के। पहला होगा ट्रायंगल लॉ, दूसरा होगा पॉलीगन लॉ, और तीसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। वेक्टर को ऐड करने के कितने तरीके होंगे बेटा? 3 तरीके होंगे, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। नोट करो फटाफट फटाफट सभी लोग, नोट कर लिए सभी ने? चलो तो बेटा अब अपन लोग हेडिंग डालते हैं फटाफट से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है भाई। अपन लोग ना वेक्टर्स लिख लेते हैं, चलो। अपन लोग ना वेक्टर्स को ऐसे नहीं ऐड कर सकते जैसे हम लोग स्केलर को ऐड करते हैं, ठीक है ना। इसके तरीके होते हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट लॉ हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग 2 वेक्टर्स को या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ठीक है ना। एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये रहा हॉरिजॉन्टल के साथ में, मान लो किसी थीटा एंगल पे कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। हमें कहा गया कि वेक्टर ट्रायंगल लॉ को यूज करके ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करिए। क्या करना है? ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करिए। तो स्टेप क्या है कि पहले के हेड पे दूसरे की टेल को रख दो। क्या कह रहा हूं? पहले के हेड पे दूसरे की टेल को रख दो, पहला स्टेप, ठीक है। तो हमने स्टेप नंबर 1 यूज किया, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 यूज किया। स्टेप नंबर 1 क्या है भाई? स्टेप नंबर 1 ये है, इसमें लिख रहा हूं स्टेप्स, ठीक है। पहले वेक्टर को ड्रॉ करो, तो पहला वेक्टर ड्रॉ किया सर जी, ये कर लिया। देखो ये आपने कहा था पहला वेक्टर, तो ये लो पहला वेक्टर कर लिया, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। क्लियर? ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करना है। कौन सा मेथड है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसे हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, बट हाँ पढ़ना तो है ही। हमने कहा कि एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड करना है, तो पहला वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब दूसरे वेक्टर की टेल को पहले के हेड पे चिपका दो। तो दूसरा वेक्टर उठाया हमने बी वेक्टर, ठीक है ना, एज इट इज उठा के इसको यहां पे चिपका दिया। तो बी की टेल को ए के हेड पे रख दो, रख दिया, ये रख दिया। ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर ही ड्रॉ करना है, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। दिस इज बी वेक्टर। क्या किया मैंने बेटा? पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल को जोड़ दिया, ठीक है। अब फाइनली सुनना ध्यान से, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दो। ये पहले की टेल रही और ये दूसरे का हेड रहा, ठीक है ना, मिला दो और हेड की तरफ ही निशान कर दो। तो ये जो वेक्टर आया है नया आर वेक्टर, ये आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ, आर वेक्टर इज द एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या है भाई ये आर वेक्टर? एडिशन है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो ए और बी का एडिशन करना है तो हमें कैसे मिलेगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड होगा ये लेंथ, देखो ए की लेंथ इतनी थी, बी की लेंथ इतनी है, राइट। सुनना ध्यान से, तो आर की लेंथ आई इतनी, ए और बी दोनों से बड़ी है,
ए और बी दोनों से बड़ी है, ठीक है, दिखाई दे रही है सभी लोगों को, है ना। और डायरेक्शन जो है वो भी ए और बी दोनों से ही अलग है। देखो ए की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है, तो इनके एडिशन से जो नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन कुछ और है। तो आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नोट कर लीजिए, आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यही तो लिखा हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या किया हमने, पहला वेक्टर ड्रॉ किया, दूसरे की टेल को पहले की हेड पे रख दिया। अब क्या किया, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दिया तीर का निशान लगा के। चलो, पहले के टेल से का मतलब क्या होता है, दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दिया, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बिल्कुल सिंपल थी ये कहानी। चलो जी, कुछ छोटे छोटे एडिशन करके देखते हैं। लेट्स से एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ठीक है, और इसमें आपको जोड़ना है बी वेक्टर को, ठीक है। दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। दोनों का एडिशन करना है, रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, चलो थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ताकि दो सवाल हो पाए। दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, इसमें आपको ऐड करना है बी वेक्टर। क्या ऐड करना है भाई, बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक और ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ए वेक्टर, ठीक है ना, और इसमें आपको ऐड करना है बी वेक्टर, ठीक है ना। सुन लो, ध्यान से सुन लो। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ कुछ एंगल दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तरीका क्या होता है, पहले वेक्टर को पकड़ लो जी सर, पकड़ लिया, ड्रॉ कर लिया एज इट इज, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तभी तो ये ए वेक्टर होगा, तो लिख दिया ए वेक्टर। दूसरे को उठाओ और टेल को पहले के हेड पे रख दो हेड पे, ठीक है ना। तो दूसरे को उठाया, दूसरे की टेल को पहले के हेड पे रख दिया, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, अब पहले के टेल से दूसरे का हेड मिला दो, ये अपना हो गया आर वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी देखो, रिजल्टेंट की इधर है, ए की नीचे, बी की इधर, रिजल्टेंट की इधर है। समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया बात है। अब सुनना ध्यान से, सुनना मेरे भाई। वो मेजर कर लेंगे हम लोग स्केल से, बट हाँ ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है, ये यूज नहीं आता इतना ज्यादा, है ना। ये सिर्फ डायग्राम को देखने के यूज आता है, वेक्टर डायग्राम्स को देखने के यूज आएगा और वहां से रिजल्ट निकालने के यूज आएगा। बट अगर मैं बात करूं मैं वेक्टर मेथड कौन सा ज्यादा यूज आता है, तो वो पैरेललोग्राम है, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ए में बी ऐड करना है, चलो मान लेते हैं कुछ चीजें मान लेते हैं। इसका एंगल मान लो इधर थीटा है और इसका मान लो वर्टिकल के साथ अल्फा है, मान लो कुछ भी, ठीक है। होगा कुछ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। पहला वेक्टर ड्रॉ कर लो जी सर, कर लिया। आपने कहा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे एक ए वेक्टर है, आपने कहा सर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब बी वेक्टर को उठाया एज इट इज और पहले के हेड पे दूसरे की टेल रखनी है, तो इसको उठाया एज इट इज, पैरेलल शिफ्ट करते हैं ना, तो यहां रख दिया, पहले के हेड पे दूसरे की टेल रख दी, दिस इज बी वेक्टर। अब पहले की टेल से दूसरे के हेड को मिला दिया, दिस रिजल्टेंट इज आर वेक्टर, ठीक है ना। तो यहां आर वेक्टर इज ए प्लस बी, यहां भी आर वेक्टर इज ए प्लस बी, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। एक वेक्टर ये है बेटा ए वेक्टर, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है आपको, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है। कैसे करेंगे? अरे कैसे करेंगे? पहले ए वेक्टर ड्रॉ कर लो जी सर, कर लिया ना जी सर, कर लिया, मतलब इसको यहां उतार दिया बस, दिस इज ए वेक्टर। अब क्या करना है, पहले की हेड पे दूसरे की टेल को रख दो, तो ये दूसरा रहा, इसको उठाया एज इट इज, यहां पे पहले के हेड पे दूसरे की टेल को रख दिया, तो ये दूसरा वेक्टर बन गया बी वेक्टर, ठीक है। पहले के हेड पे पहला ड्रॉ किया, पहले के हेड पे दूसरे की टेल को लिया एज इट इज, ठीक है। दूसरा वेक्टर एज इट इज यहां शिफ्ट कर दिया पहले के हेड पे। अब पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दो, वो बन जाएगा रिजल्टेंट। तो पहले के टेल से, ठीक है ना,
और दूसरे का हेड मिलाना है। ये बन गया अपना, क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले और दूसरे के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ गया क्या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब दिस इज आर, दिस इज आर आर वेक्टर। तो क्या आर वेक्टर का जो आपको मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है, मतलब लंबाई दिखाई दे रही है, वो ए और बी के लंबाई के बराबर दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है बेटा। बेसिकली ना आप दो वेक्टर्स को किस एंगल पे ऐड कर रहे हो, रिजल्टेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मतलब सम ऑफ टू वेक्टर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि दो वेक्टर किस एंगल पे हैं। अगर वो बेटा इस तरह से 0 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कुछ और आ रहा है। अगर इन्हीं वेक्टर्स को आप एक को ऐसे लगा दोगे तो रिजल्टेंट की लेंथ कुछ और आएगी, मैग्नीट्यूड कुछ और आएगा। तो बेसिकली दो वेक्टर्स किस एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं, इस पे इनका रिजल्टेंट डिपेंड करता है, ठीक है ना। किस एंगल पे दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं या क्या एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच का, इस चीज पे डिपेंड करता है दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट या दोनों वेक्टर्स का सम, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी चीज फिर पॉलीगन लॉ हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके लास्ट में कर लेंगे, बट हाँ इंपॉर्टेंट जो रहेगा पैरेललोग्राम लॉ वो हम डेफिनेटली अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये एक ए वेक्टर है, सुन लो जरा ध्यान से, ठीक है ना। लेट से ये एक बी वेक्टर है, ठीक है। तो पहले के हेड से दूसरे के टेल को मिलाने वाला जो वेक्टर रहेगा, ठीक है ना, ये वाला वेक्टर, इसको आप कहेंगे आर वेक्टर। तो आप कह सकते हैं यहां से कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर रिजल्टेंट है या फिर एडिशन है दोनों ए और बी वेक्टर का, ठीक है। अच्छा सोच के देखो, बस एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने ए वेक्टर को एज इट इज रखा, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। ए वेक्टर को आपने एज इट इज रखा, बी वेक्टर को आपने एज इट इज रखा, ठीक है ना। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर का आपने नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर दिया। आर वेक्टर का आपने क्या कर दिया, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसको 180 घुमा दो, तो इसको 180 घुमा दिया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे माइनस आर वेक्टर। कह सकते हैं क्या माइनस आर वेक्टर, कह सकते हैं बिल्कुल। तो यहां से जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा ए वेक्टर, चलो यहां लिख देता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस आर वेक्टर। इस बार माइनस आर वेक्टर जो है इनका रिजल्टेंट है, माइनस आर को इधर ले आओ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर आ जाएगा 0। बराबर क्या आ जाएगा, 0। सुनना जरा, अब इसका महत्व क्या है, मीनिंग क्या है ना, ये समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। बेटा देखो, जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो एक के हेड पे दूसरे की टेल रखोगे, ठीक है। तीसरा जो वेक्टर होगा वो एक की टेल को पकड़ रहा होगा, दूसरे के हेड को पकड़ रहा होगा, दोनों को कवर करेगा। रिजल्टेंट क्या करेगा, दोनों का एडिशन से बन रहा है तो दोनों को कवर करेगा। तो हमको वो वेक्टर ढूंढना है, कोई भी डायग्राम आ जाए तो हमको वो वेक्टर ढूंढना है जो एक के तो टेल को पकड़े दूसरे के हेड को पकड़े, वही दोनों का रिजल्टेंट होगा, देखो इसकी टेल को पकड़ा हुआ है, इसके हेड को पकड़ा हुआ है, तो ये रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर्स का, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब अगर तीनों वेक्टर एक के हेड पे दूसरे की टेल, एक के हेड पे दूसरे की टेल, एक के हेड पे दूसरे की टेल, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। देखो ये इधर जा रहा है, सेम इसके हेड पे इसकी टेल, इसके हेड पे इसकी टेल, इसके हेड पे इसकी टेल, मतलब तीनों हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे ही कंटिन्यू हो रहे हैं। तो तीनों का सम दिखाई दे रहा है, 0 आएगा। सिंपल, तीनों का सम 0 आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक है बेटा, एकदम समझ में आ गया ना, ठीक। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन ये है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वेक्टर ट्रायंगल मैंने बनाया है, ठीक है ना। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन में बता रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ये बात सही है क्या। बी ऑप्शन है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ये बात सही है क्या।
सी ऑप्शन है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ये बात सही है क्या? या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, बराबर माइनस सी वेक्टर, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं मैं, रुको एक मिनट, वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। कौन सी बात इनमें से चारों ऑप्शन में से सही है? कौन सी बात इन चारों ऑप्शंस में से सही है? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या ए की हेड पे बी की टेल है? बिल्कुल सही बात है। क्या बी के हेड पे सी की टेल है? बिल्कुल सही बात है। क्या सी के हेड पे बी की ए की टेल है? बिल्कुल सही बात है। तो तीनों एक दूसरे के हेड पे टेल, 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 हेड पे टेल करते हुए चल रहे हैं, तो तीनों का सम 0 होना चाहिए, मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट सही है। साथ ही साथ अगर आप सी वेक्टर को इधर ले आओगे तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, मतलब सी का आप ऑपोजिट वेक्टर ड्रॉ करो, ये ए ये बी, ठीक है ना, आप सी का ऑपोजिट वेक्टर ड्रॉ करो, मतलब कि सेम लेंथ को बस घुमा दो, रोटेट कर दो, 180 डिग्री रोटेट कर दो, तो ये वेक्टर माइनस सी आ जाएगा। तो क्या दोनों का रिजल्टेंट माइनस सी है? क्योंकि माइनस सी वेक्टर ने ए का पैर पकड़ा हुआ है, बी का सर पकड़ा हुआ है। माइनस सी वेक्टर ने ए का पैर पकड़ा हुआ है, बी का सर पकड़ा हुआ है। जो एक का पैर पकड़ ले, दो दूसरे का सर पकड़ ले, वो वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो क्या माइनस सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ बी एंड ए? ये लाइन लिखी हुई है। या फिर इसको इधर ले आओ तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। कमाल की बात है, देखो बढ़िया बात है ना, अरे बढ़िया बात है ना, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, ठीक, क्लियर, क्लियर है क्या? चलो एक और पॉइंट सीखते हैं इसी के बारे में। सेम सवाल मैं ले रहा हूं, लेट से ये ए वेक्टर है, प्रॉपर्टी है बेटा वेक्टर एडिशन की बेसिकली, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर, this is b vector, ठीक है, and this is a resultant of a and b r vector, ठीक है, ठीक है। चलो ऐसे मान लेते हैं, दो वेक्टर में ड्रॉ करता हूं पहले। ये a वेक्टर है बेटा, ठीक है, इसमें आपको ऐड करना है b वेक्टर, कुछ थीटा एंगल पे होगा ऐसे, ये b वेक्टर है, इसको ऐड करना है, ठीक है। अच्छा अगर मैं a में b को ऐड करता हूं तो मैं लिखूंगा a प्लस बी, यही लिखूंगा क्या? अगर मैं a में b को ऐड करूंगा तो क्या लिखूंगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। मैंने a ड्रॉ किया बेटा, कर लिया, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, b को उठाया एज इट इज सेम मैग्नीट्यूड में शिफ्ट कर दिया, b को कर दिया, ठीक है, क्लियर है। रिजल्टेंट जो आ गया दोनों का वो ये आ गया, ठीक है, दिस इज आर वेक्टर। अच्छा मैं आपसे कहूं कि b में a को ऐड करके दिखाओ, ये तो मैंने a में b को ऐड करने को बोला आपको। अगर मैं कहूं कि आपसे a प्लस बी नहीं b प्लस a बताओ, क्या कहा मैंने आपसे? b प्लस a बताओ। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, इस बार पहले b को ऐड ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया b को ड्रॉ, अरे कर लिया b को ड्रॉ, ठीक है, मतलब b को एज इट इज सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में दिखाया। अब सुनना जरा, ए की टेल बी के हेड पे ले जानी है, मतलब पहले के हेड पे दूसरे की टेल ले आओ, ले आओ ले आओ ले आओ, उठाओ उठाओ उठाओ, इसको उठाओ, इसकी टेल को पटकना बी के हेड पे। चलो जी पटक दिया जी, पटक दिया जी सर, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, ठीक है। रिजल्टेंट ड्रॉ करो, रिजल्टेंट ड्रॉ करो, आर वेक्टर। आप अगर दोनों डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ आर की डायरेक्शन जो यहां है, हॉरिजॉन्टल के साथ आर की डायरेक्शन वो यहां भी है, साथ ही साथ लंबाई भी दोनों की बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं इससे कि आप ए में बी को ऐड करो चाहे बी में ए को ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा हमेशा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। वो हमने ग्राफिकली देख लिया है, वो हमने ग्राफिकली देख लिया है। क्या दिक्कत है भाई, हो जा छोटा, ठीक है, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक। क्लियर, क्लियर है भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई सभी लोगों को? चलिए ये था बेटा अपना ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ पे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमें फटाफट से हेडिंग डाल लेनी है। क्या हेडिंग डालोगे?
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे ज्यादा काम आएगा, इस चैप्टर में काम आएगा, अगले चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लिख लेना, तीसरे चैप्टर में भी काम आएगा, चौथे में भी आएगा, पांचवें में भी आएगा, छठे में भी आएगा, सातवें में भी आएगा, आता रहेगा। दिस लॉ विल बी ऑफ यूज, बहुत हैविली काम आएगा ये लॉ, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? किसी को कोई शंका, कोई समस्या, कोई छोटी शंका, बड़ी शंका, लघु शंका, है ना? चलो एनीवेज, इस लॉ में क्या करते हैं, ये एक अलग लॉ है तो इसमें अलग तरीके से ऐड करते होंगे वेक्टर को। अभी जो हमने लॉ सीखा है उस लॉ में हम क्या करते थे, एक वेक्टर की हेड पे दूसरे की टेल लाके रख देते थे, पहले की पैर पकड़ते थे, दूसरे का सर पकड़ते थे। जो वेक्टर ऐसा कर रहा था, पहले का सर और दूसरे का पहले का पैर और दूसरे का सर पकड़ रहा था, वो वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट था। ये कहानी थी, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ना हम दो वेक्टर को पैरेललोग्राम की साइड की तरह जमा लेते हैं, दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की साइड की तरह जमा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को कहा गया कि यार दो वेक्टर हैं आपके पास में, ये पहला वेक्टर है लेट से ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है लेट से यहां से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर का एंगल है थीटा, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करके बता दीजिए। ये मेरे को बोला गया है कि पहला वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करके दिखाइए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका डायग्राम बनाऊंगा। कैसे? पहले मुझे ए वेक्टर बनाना है। चलो जी, मैंने ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया, यही है ए वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर की टेल को एक ही टेल से मिलाना है। यहां हेड पे टेल नहीं रखनी, टेल टू टेल रखना है। यहां उल्टा हो गया काम। पहले क्या कर रहे थे, पहले के हेड पे दूसरे की टेल, नहीं, अब यहां ऐसा नहीं करना है, यहां टेल पे टेल रखनी है। तो ए की टेल पे ये बी की टेल को चिपका दिया, लो जी चिपका दिया, ठीक है। बी वेक्टर ये थीटा एंगल हो गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, ठीक है। चलो जी बढ़िया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा काम करता हूं, ठीक है ना। मैं पैरेलल लाइंस खींचना स्टार्ट करता हूं। कर दी मैंने पैरेलल लाइन, ठीक है ना। इसके भी एक पैरेलल लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। और जो दो वेक्टर हैं वो पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर को ऐसे जमा लेते हैं जैसे वो किसी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। क्या कर लेते हैं, उनको ऐसे जमा लेते हैं जैसे कि वो किसी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। तो हमको ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, अब इन दोनों का ही मैं एडिशन निकालने वाला हूं, इन दोनों का ही एडिशन निकालने वाला हूं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है ना। किस लॉ से निकालूंगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। ये अलग तरीका है जोड़ने का वेक्टर्स को, ठीक है जी सर, समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। ये मैंने बनाया बेटा ए वेक्टर, है ना। अब थोड़ी लाइंस का ध्यान देना है, पैरेललोग्राम ही बनाना है मुझे, है ना। और ये मैंने बनाया बेटा बी वेक्टर, ठीक है क्या, थोड़ा थोड़ा ठीक सा लग रहा है ना। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल है थीटा। एक पैरेलल लाइन में इधर ले गया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कर लिया कनेक्ट, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और ये ओ, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, नहीं ये कैपिटल बी और ये सी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब दो वेक्टर उनको टेल टू टेल हमने ज्वाइन कर लिया बेटा। क्या कर लिया हमने, दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया। अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, वो दोनों की टेल से निकलता हुआ ऑपोजिट डायगोनल पे जो जा रहा है, ये वाला वेक्टर होगा रिजल्टेंट। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ये कहता है कि पहले दो वेक्टर्स को टेल टू टेल जमा लो, ठीक है ना, जमा लिया टेल टू टेल, ठीक है। अब दो पैरेलल साइड और बना लो, मतलब इसकी पैरेलल बना ली और इसकी भी पैरेलल साइड बना ली, ठीक है। जैसे ही पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाए तो जहां पे दोनों वेक्टर की टेल टू टेल ज्वाइन है वहां से ऑपोजिट डायगोनल तक एक लाइन खींच दो, और वही वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना, जो भी इसकी डायरेक्शन और जो भी इसकी लेंथ है, मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर प्रेजेंट करेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को। तो आर वेक्टर, ये लिख सकता हूं मैं आर वेक्टर, ठीक है ना, इज द रिजल्टेंट ऑफ
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये है पैरेललोग्राम लॉ। अब इसमें क्या है, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज पता होंगी, एंगल की वैल्यू पता होगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करना है सवाल को। ठीक, अभी इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में बता लेता हूं। ठीक है ना, अगर मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो मुझे दो चीज चाहिए इस रिजल्टेंट में, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। ग्राफिकल मेथड तो बेटा हमारा थोड़ा ऐसा मेथड था जिसमें हम डायग्राम देख के उसका रिजल्ट बताएं कि हाँ यार इनका रिजल्टेंट रफली इधर आएगा, अच्छा ये दोनों का रिजल्टेंट है, अच्छा इनका तीनों का सम 0 होगा। वो तो था हमारा ट्राइंगल लॉ। यहां पे क्या होगा, यहां पे हमें एक्चुअल में वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा और एक्चुअल्स में वेक्टर के बीच का एंगल मिलेगा। तो हमें एक एनालिटिकल मेथड बनाना है, मैथमेटिकल मेथड, जिसमें हम वैल्यूज रख के आंसर निकाल पाए। तो हमें फॉर्मूले बनाने हैं। अब क्या करना, हमें फॉर्मूले बनाने हैं। अब ड्रॉ कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले बनाने हैं। अब हमें फॉर्मूले बनाने हैं मेरे भाई, बना दे, चलो बनाते हैं। देखो ध्यान से, अरे देखो रे ध्यान से देखो। मुझे क्या करना है, मेरे को बहुत कुछ करना है अभी, है ना, आपको बस सुनते जाना मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लिया, ठीक कर लिया, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। एक डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं सभी लोगों को, दिखाई दे रही है ना। अरे दीज डॉटेड लाइंस बेटा दिखाई दे रही है ना सभी लोगों को, ठीक है ना। नहीं दे रही हूं किसी को तो बता देना भाई, थोड़ा डार्क कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा मेहनत कर लूंगा मैं, और तो क्या ही है। तुमने तो करनी नहीं, तुमने तो करनी नहीं भाई, है ना, तो कोई तो करेगा ना, मैं कर लूंगा। ठीक, क्लियर क्लियर। अच्छा, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर एंगल थीटा है तो ये वाली इसके पैरेलल लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में एंगल थीटा ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर यहां से यहां तक की लेंथ को मैं कह रहा हूं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको भी मैं कह सकता हूं कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। दिस इज ऑल्सो बी वेक्टर। अब मतलब बेसिकली अगर मैं यहां पे ऐसे साइन लगा दूं तो बी वेक्टर ही बन जाएगा, क्योंकि इसके पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, इसकी भी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी डायरेक्शन इधर है ना, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, राइट। तो बी वेक्टर ही बन जाएगा। बट मैं अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैग्नीट्यूड के बारे में बता देता हूं। अगर मैं बी वेक्टर को दिखा रहा हूं ऐसे, तो ऐसे दिखाऊंगा मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये क्या है, अगर मैं बी पे तीर का निशान नहीं लगा रहा हूं ना, तो समझ जाना कि बी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये क्या है जी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। ट्राइंगल में आ जाओ, ट्राइंगल में, किस में आ जाओ, ट्राइंगल में। सर अच्छे खासे तो घर में बैठे हुए हैं, क्यों ट्राइंगल में बुला रहे हो, बुलाना पड़ेगा बेटा, क्या करें। ट्राइंगल में आओ जरा, ट्राइंगल किसमें, ट्राइंगल ओ डी सी में आ जाओ। ओ डी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है। अरे राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है क्या। अच्छा, मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड होगा ये लेंथ, यानी कि मुझे ओसी फाइंड करना है। ओसी तो मैं लिखूंगा ओसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट एंगल ट्राइंगल पता है ना क्या होता है, ओडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। अरे इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर ही बेटा अपना राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा सर होगा। चलो ओसी स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, बराबर ओडी को, ओडी का मतलब क्या है, ओडी का मतलब है यहां से यहां तक की लेंथ। इस लेंथ को मैं लिख सकता हूं ओ ए प्लस ए डी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो इसको मैंने लिखा ओ ए प्लस ए डी, वेरी गुड, इसका कर दिया स्क्वायर, प्लस सी डी की जगह मैं सी डी लिख रहा हूं, ठीक है। ओए होए 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 बेटा, ओ से और ए तक की जो लेंथ है वो तो मुझे पता है। ओ ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। ओ ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेंथ है ना ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, मुझे ए डी नहीं पता और मुझे सी डी नहीं पता है, ठीक है। मुझे ए डी नहीं पता है, मुझे सी डी नहीं पता है, तो क्या करूंगा, ट्राइंगल ए डी सी में आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर आपको किसी ट्राइंगल में एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो, अगर आपको किसी ट्राइंगल में एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो, ठीक है,
तो आप साइन कॉस टेन निकाल सकते हो, तीनों निकाल सकते हो। अब टेन थीटा जो होता है उसमें आता है बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर मुझे दोनों ही नहीं पता है। अरे ना तो मुझे सीडी पता है, ना मुझे एडी पता है, ना मुझे बेस पता है, ना मुझे परपेंडिकुलर, मुझे पता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसके फॉर्मूला में आता है? साइन कॉस टेन में से। सर साइन के फॉर्मूला में भी आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और टेन के फॉर्मूला कॉस के फॉर्मूला भी में आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो दोनों के फॉर्मूला में है, साइन के में भी कॉस के में भी। थीटा हमें पता है, एंगल हमें दिया हुआ मिलेगा, तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा लिखता हूं। क्या लिखता हूं? साइन थीटा कॉस थीटा लिखता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होगा बेटा इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू? CD डिवाइडेड बाय AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। AC का मतलब है B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि मुझे पता है, तो CD डिवाइडेड बाय B लिख दिया, और CD की वैल्यू यहां से आ गई B साइन थीटा। कितनी आ गई रे? कितनी आ गई रे? अरे कितनी आ गई रे? B साइन थीटा। अच्छा बुरा मत मानना, अभी हमें AD भी फाइंड करना है। अच्छा सर फाइंड तो करना है, तो कॉस थीटा लिख दो। कॉस थीटा इसी सेम ट्राइंगल में कॉस थीटा लिख दो, इसी सेम ट्राइंगल में कॉस थीटा। बेस यानी कि AD अपॉन AC। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब है B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हमने लिखा AD अपॉन B, और AD की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में B कॉस थीटा। क्या आ गई भाई? B कॉस थीटा। ठीक है, AD की वैल्यू क्या आ गई भाई? B कॉस थीटा। ठीक है, क्या आ गया बेटा? B कॉस थीटा। ठीक, अच्छा CD आ गया, AD आ गया, OA है ही गया मेरे पास, OA है ही गया मेरे पास। ठीक है, तीनों की वैल्यू पुट कर दो, तीनों की वैल्यू पुट कर दो। OA की वैल्यू रख दो, CD की वैल्यू रख दो, AD की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर सुन ले भाई मेरे, OC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, OA की जगह रखना है स्मॉल a, ठीक है, A प्लस AD की जगह क्या रखना? B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस CD की जगह रखना B साइन थीटा। ठीक है, अच्छा OC का मतलब क्या है? R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। OC का मतलब क्या? R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने लिखा R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे A प्लस B का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो ये R बन जाएगा और यहां बन जाएगा स्क्वायर रूट में, देख लो भाई क्या बनेगा। A स्क्वायर को एज इट इज लिखा मैंने, ठीक है ना, प्लस ध्यान से सुनना, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ लिख रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं अभी बता दूंगा, प्लस 2AB कॉस थीटा एज इट इज, प्लस 2AB कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है ना, बस मैंने क्या किया है, अरे इस ब्रैकेट को हटा लो। ठीक है, तो ये दो संख्याओं को ऐड कर रहे हैं, तो किसी को आगे लिखो किसी को पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दिया हमने ये काम। ठीक, क्लियर है? अच्छा, तो R की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2AB कॉस थीटा। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। नोट कर लो। अब मुझे पता कई सारे बच्चे कमेंट में स्टिल लिखेंगे कि सर आपने 1 क्यों लिख दिया। बेटा 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है रे? अरे क्या होता है रे? होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? इट इज 1। ठीक है ना, ठीक, इसको 1 रख दो, तो R बराबर बनेगा अपने पास में अंडर रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट आया है उसका मैग्नीट्यूड है पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होगा बेटा अपना दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। आर वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है जी, क्लियर है जी, सिंपल है जी एकदम। ठीक, अच्छा तो ये बात हो गई बेटा अपने रिजल्टेंट की। ठीक है, रिजल्टेंट की बात हो गई। अच्छा, कुछ केसेस लिख लेते हैं रिजल्टेंट पे। रिजल्टेंट की वैसे तो कुछ डायरेक्शन भी होगी बट वो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं। ठीक, अच्छा आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। सुनना जरा ध्यान से भाई, ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं उनके बस डायरेक्शन को चेंज कर करके बीच का एंगल चेंज कर रहा हूं। तो मुझे देखना है कि किस एंगल पे दोनों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा। ठीक है, देख लूं, चलो देख लेते हैं। तो आर मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। और कब होती है? जब थीटा बराबर 0 हो, व्हेन थीटा बराबर 0 हो। तो मैंने यहां पे cos थीटा को 0 रखा, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह रख दिया मैंने 1, क्योंकि थीटा 0 है। थीटा 0 का मतलब क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, यानी कि दोनों वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर है। जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है क्या ये? अरे जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या ये? तो ये आ गया ए प्लस बी। क्या आ गया बेटा? ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है। मतलब ये है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो, मतलब क्या है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उन दोनों ही वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। कितने के बराबर आएगा? पहले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट लिख देना। पहले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट सम कर देना, फिर एंगल नहीं देखना। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे एंगल कुछ नहीं देखना है, खत्म कहानी। दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, हो गया काम। ठीक, अच्छा आर मिनिमम कब होगा जरा बताएंगे? आर मिनिमम कब होगा भाई? जब cos थीटा मिनिमम होगा। सर cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, और कब होती है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा 180 होता है तो cos थीटा की वैल्यू माइनस होती है, -1। रिजल्टेंट यहां से आ जाएगा √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। cos थीटा की जगह -1 रख दिया तो माइनस आगे आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा a माइनस बी। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी, क्या आएगी बेटा? मिनिमम वैल्यू जो आएगी, या मैक्सिमम लिख लेना, जो मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, रिजल्टेंट की, किन्हीं भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगी, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर। और कब होगा ऐसा? जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, मतलब जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे। चमक गई बात? अरे चमक गई क्या बात? एकदम समझ में आई। मैक्सिमम कितना होगा? a प्लस बी, दोनों का मैग्नीट्यूड का सम। मिनिमम कितना होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। यानी कि कोई भी दो वेक्टर आप ले लो, किसी भी एंगल पे उनको एक्ट करवा लो, उनका रिजल्टेंट इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कोई भी दो वेक्टर हैं जिनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड है a, दूसरे का मैग्नीट्यूड है b, किसी एक का मैग्नीट्यूड है a, दूसरे का मैग्नीट्यूड है b, तो उन किसी भी एंगल पे आप उन्हें एक्ट करवा लो, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के सम से तो छोटा होगा हमेशा, या बराबर हो सकता है मैक्सिमम,
और दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा हमेशा या फिर बराबर हो सकता है मिनिमम। इससे छोटा नहीं हो सकता आर और इससे बड़ा नहीं हो सकता आर। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी बताने वाली। ठीक है जी बेटा, अरे ठीक है क्या बेटा, ठीक है क्या मेरे भाई, इससे छोटा नहीं हो सकता ए माइनस बी से आर, ए प्लस बी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्लियर है? अरे क्लियर है क्या मेरे भाई, क्लियर है क्या मेरे भाई? थोड़ा थोड़ा कुछ तो क्लियर होगा, हल्का फुल्का कुछ कुछ है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। मिनिमम ये रहा, मैक्सिमम ये रहा, रेंज आ गई आर की, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा दोनों के डिफरेंस, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से लेके दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बीच में ही लाई करेगा। ठीक, अच्छा तो हमने क्या किया बेटा, डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है ना, एंड आई होप कि ये कॉपी भी हो सकता होगा। ये पूरा कॉपी हो सकता है क्या? उई हुई 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 हुई, ये तो गलत काम हो गया। आई डोंट नो अगर ये पूरा कॉपी हो जाता तो मजा ही आ जाता। ठीक है, लेट्स सी इफ इट कैन बी कॉपीड। कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, छोड़ो। ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, देखो 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 देखो। क्या आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बता सकते हो? क्या आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बता सकते हो? भाई मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस। क्या आप इस वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो? डायरेक्शन भी निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं, फिर हम इसका क्या करेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, डायरेक्शन और निकाल लेते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, हुई 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 हुई, थोड़े से पेज ऐड कर लेते हैं, बहुत काम बाकी है अभी तो। चलो ठीक है, तो मैं अगेन सेम डायग्राम बना रहा हूं बेटा, है ना, आपको टेंशन नहीं लेनी है कोई भी। ये था अपना डायग्राम, दिस वाज ए वेक्टर, दिस वाज ए वेक्टर, ठीक है, दिस वाज बी वेक्टर, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है ना। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, और सेम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी हमने, ठीक है ना, बढ़िया है, ठीक है। चलो ऐसे ही था, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे ज़्यादा निकल गया है, चलो एनीवेज यहाँ पे लगा देते हैं इसे, ठीक है। ठीक है ना, चलो दिस वॉज ए वेक्टर, दिस वॉज बी वेक्टर, ये ओ पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, यहाँ से एक और लाइन आ रही थी, इसको मैंने एक्सटेंड किया था, दिस वॉज डी पॉइंट, ठीक है, ये एंगल थीटा था, पूरा एंगल। रिजल्टेंट जो आ रहा था इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा था, ठीक है, इसको हम आर वेक्टर बोल देते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड था ये लेंथ जो कि हम निकाल चुके हैं। डायरेक्शन होगी इसकी, मान लेते हैं ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पे। मैं क्या मान रहा हूं, लेट आर वेक्टर इज एक्टिंग एट अल्फा एंगल विद ए वेक्टर। अल्फा किसके साथ माना है मैंने, ए के साथ में, ठीक है। वापस से आप गुलाबी ट्राइंगल में आ जाओ, दिख रहा है गुलाबी ट्राइंगल, अरे ये वाला, ये और ये गुलाबी ट्राइंगल में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस गुलाबी ट्राइंगल में अगर आप लोग tan अल्फा लिखना चाहते हो तो tan अल्फा कैसे लिखोगे सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे अल्फा निकालना है हमें कि आर वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर से कितने एंगल पे। अगर हमें ए वेक्टर पता है कहां है, ए वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब पता है ना, तो मैं आर वेक्टर भी बता पाऊंगा। कैसे बताऊंगा कि ए वेक्टर से लेट से 30 डिग्री एंगल पे, अगर अल्फा की वैल्यू 30 आती है तो, ठीक, सी डी अपॉन ओ डी। अच्छा सी डी की वैल्यू क्या आई थी, अच्छा सी डी की वैल्यू क्या आई थी, दिस वाज बी का मैग्नीट्यूड, तो दिस वाज आल्सो बी का मैग्नीट्यूड, दिस वाज थीटा एंगल, दिस वाज बी साइन थीटा, ठीक है, एंड दिस वाज बी कॉस थीटा। अगर याद हो तो आ जाएगा बी साइन थीटा
अपॉन, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, ओ डी का मतलब क्या है, ओ से ए तक की दूरी प्लस ए से डी तक की दूरी। तो ओ से ए तक की दूरी है ए का मैग्नीट्यूड प्लस ए से डी तक की मतलब है बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास में किसी भी रिजल्टेंट का, ठीक है ना, किसके साथ एंगल है ये एंगल है अल्फा ए के साथ में, ये एंगल है अल्फा ए के साथ में। सुन लो ध्यान से, आपको ना ऐसे ढेर सारे फॉर्मूले मिलेंगे और ढेर सारे फॉर्मूले आप याद भी करोगे। तरीका क्या है भाई, ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा आएगा ही आएगा, टेन अल्फा है, ऊपर साइन थीटा आएगा नीचे कॉस थीटा आएगा। सुन लो ध्यान से, साथ में ना नीचे प्लस में वो आएगा जिसके साथ ये एंगल अल्फा होगा रिजल्टेंट का। जैसे अगर मैंने सुन लो ध्यान से, ये अल्फा ए वेक्टर के साथ लिया है, अल्फा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल है, किसके साथ में, ए वेक्टर के साथ में, तो ए नीचे आएगा। अगर मैं, सुन लो ध्यान से, अगर मैं यही अल्फा बी वेक्टर के साथ में लेता, ये इधर से लेता, अगर मैं यही अल्फा जो एंगल लिया ना मैं बी के साथ में लेता, तो देखो बी नीचे आता अकेला, ऊपर आ जाता ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। जिसके साथ में एंगल होगा वो अकेला आएगा, साइन कॉस तो आएगा ही ऊपर, मुझे नहीं पता किसके साथ आए किसके साथ नहीं, मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई साहब जो ये एंगल लिया है ना मैंने, वो उसके साथ में लिया है जो यहां पे नीचे आ रहा है। अगर यहां बी आ रहा है तो ऊपर नीचे ए आएगा, ये तो देखो ऊपर भी नीचे भी, यहां अकेला कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो ये एंगल बी के साथ में, अगर यहां ए आ रहा है तो ये एंगल ए के साथ में, ठीक है ना। तो अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए वेक्टर, अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए वेक्टर। अच्छा थीटा क्या है, थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा तो हमें पता ही था कि दो वेक्टर कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो हमें पता ही था बेटा, ये तो हमें पता ही था, ये तो हमें पता ही था, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात, ठीक है ना भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं, स्पेशल केसेस हैं, क्वेश्चन भी डेफिनेटली आप लोग ट्राई कीजिएगा, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं कि दो वेक्टर हैं, मान लीजिए 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, एंगल कितना दोनों के बीच का 90, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ मैं बता रहा हूं, वो आएगा कितना आएगा भाई, अरे कितना आएगा भाई, मैग्नीट्यूड बता दो यार, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और दोनों के बीच के एंगल का कॉस, दोनों का एंगल कितना 90 है, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं, लिख लो, तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, निकाल सकते हो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा सुनना ध्यान से, एंगल निकाल के दिखाओ रिजल्टेंट का, एंगल निकाल के दिखाओ रिजल्टेंट का, एंगल निकाल के दिखाओ। मान लेते हैं रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ में है अल्फा, किसी के साथ भी लिख सकते हो, ए के साथ में है अल्फा, मान लेते हैं रिजल्टेंट का जो एंगल है ए के साथ में है अल्फा, रिजल्टेंट का जो एंगल है ए के साथ में क्या है अल्फा, तो मैं लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू, जिसके साथ में एंगल उसको एज इट इज लिख दो, ए लिख दिया, ठीक है। जिसके साथ में नहीं है उसका साइन लिख दो और प्लस उसी का कॉस लिख दो, ठीक है। अब थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अरे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बेटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना 90। अच्छा क्या साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, हो गया ना, तो b बाई ए आ गया, ठीक है ना। tan अल्फा क्या आ गया, b बाई ए, तो अल्फा लिख देंगे tan इनवर्स b बाई ए, ठीक है, क्या लिख देंगे tan इनवर्स b बाई ए। मतलब कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा केस आए, जब भी आपके सामने कोई ऐसा केस आए, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है बेटा, क्या करना है मेरे भाई, देखो ध्यान से, ये अल्फा है, इसमें आप tan अल्फा लिखोगे तो ये वाली साइड लिखोगे जो कि b के बराबर है, डिवाइडेड बाय ये वाली साइड लिखोगे जो कि a के बराबर है, तो डायरेक्ट आप लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल सकते हो। देखो फॉर्मूला से भी यही आ रहा है,
और डायरेक्ट भी आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, अगर 90 पे एक्ट करें तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। रिजल्टेंट जो आएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आ जाएगा, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो, कर रहे हैं तो। नेक्स्ट केस, ये है वेक्टर ए, ठीक है, ठीक है, और ये भी है वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड मान लेते चलो 4 यूनिट है, ये वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना 120 डिग्री, मतलब दो वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है, 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, रिजल्टेंट निकालना है ना, बिल्कुल सिंपल है, पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस, तो कॉस 180 कॉस 120 लिखोगे। अब कॉस 120 होता है -1/2, कॉस 120 मैं बता रहा हूं आप लोगों को कितना होता है, शायद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया होगा जिन्होंने, उनको पता होगा कॉस 120 होता है -1/2, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया थोड़ा बहुत, ठीक। अंडर रूट, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, चलो 4 का स्क्वायर लिखो 16 प्लस 4 का स्क्वायर लिखो 16, ठीक है, यह आ जाएगा प्लस 2 × 16 × -1/2, कॉस 120 क्या होता है -1/2, ये 2 से 2 कट गया और ये 16 -1 से मल्टीप्लाई होकर -16 हो गया, तो -16 + 16 + 16, एक +16 से एक -16 कैंसल आउट हो गया, अंडर रूट में बचा +16 और r की वैल्यू आ गई 4 यूनिट। सुनो जरा ध्यान से, अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो दोनों 120 डिग्री पे एक्ट करें तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आता है। देख लो 4 के थे ना दोनों का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट भी 4 ही आ रहा है। अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो 120 डिग्री पे एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट भी बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? दोनों की, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, अरे दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ये सारी की सारी कहानी होगी वेक्टर एडिशन की। क्वेश्चंस करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। मे बी इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, लाइव शायद आ जाएंगे और क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे। एनीवेज ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लेनी है, अब हेडिंग डाल लेनी है सभी लोगों को, वेक्टर सबट्रैक्शन लास्ट टॉपिक है और टॉपिक में पढ़ना क्या है, वेक्टर सबट्रैक्शन, ठीक है ना बेटा। कुछ नहीं है, जो आपने एडिशन पढ़ा है उसी को सबट्रैक्शन कहते हैं, बस जो एडिशन पढ़ा है उसी को सबट्रैक्शन कहते हैं। एक समझदार बच्चे को तो ये लगेगा कि ये मास्टर बार बार क्या पढ़ा रहा है, मतलब क्यों पढ़ा रहा है बेसिकली। अरे पढ़ाई चीज बनी है पढ़ने के लिए, तो पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ो। देखो ध्यान से, वेक्टर सबट्रैक्शन। अच्छा मान लो कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, और मैंने कहा बेटा इनका ना सबट्रैक्शन करके दिखाओ। तो समझदार बच्चे के दिमाग में आया कि सर इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बुरा मत मानना भाई, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। मतलब ए और बी का जो डिफरेंस आएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो भी डिफरेंस आएगा, मतलब इसका जो भी रिजल्टेंट निकलेगा वो वही होगा जो ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का सम होगा। अब सम तो हमें आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, नहीं आता है, सोच के देख ले, आता है नहीं आता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डिफरेंस वही होगा जो ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का सम होगा, और नेगेटिव वेक्टर हम सीख चुके हैं, सम भी हम सीख चुके हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, बस खत्म है कहानी। इतना टाइम पास नहीं करना है बेटा जीवन में, ठीक है ना। सिंपल सा एग्जांपल है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं 4, कितना है 4 है, ठीक है ना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। ये बी वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, लेट से अगेन 6 है, 6 मान लेते हैं, ठीक है।
6 मान लेते हैं और इसको 8 मान लेते हैं, चलो छोड़ो, ठीक है ना, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल है मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है ना। दिस इज लेट से ए वेक्टर, दिस इज लेट से बी वेक्टर, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। मुझे कहा कि दोनों का डिफरेंस निकाल के दिखाओ, मतलब फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैंने दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगाया, मैंने कहा कि यार ये जो a माइनस बी है, ठीक है, इसको तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, मतलब मुझे बेसिकली कुछ नहीं करना है, मुझे a वेक्टर एज इट इज बनाना है ना। ये a वेक्टर हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना 8 है, और इसमें नेगेटिव ऑफ b वेक्टर का एडिशन करना है। तो नेगेटिव ऑफ b वेक्टर, देखो ये b वेक्टर है, इसको 180 रोटेट करूंगा तो नेगेटिव ऑफ b बन जाएगा, तो लाके टेल टू टेल यहां जोड़ दो, क्योंकि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल ऐड करते हैं। ले आया, ठीक है ना, ये b था तो ये नेगेटिव ऑफ b हो गया, दिस इज नेगेटिव ऑफ b हो गया ना। मतलब इसको नेगेटिव ऑफ b को आप कोई नया वेक्टर नाम दे दो, ठीक है। अच्छा, ये एंगल 30 था तो ये एंगल ऑब्वियसली 150 होगा। जो भी रिजल्टेंट आएगा अब यहां आएगा, बीच में आएगा कि नहीं आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना बेटा नेगेटिव वेक्टर में, बस डायरेक्शन ही तो चेंज होती है, अरे डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है, जिसकी वजह से इसका ए के साथ एंगल चेंज हो गया, सिंपल सी कहानी। तो रिजल्टेंट निकाल दो, इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। देखो ये नेगेटिव ऑफ बी है, ये ए है, तो इन दोनों का क्या करना है, सम करना है, सम। वही तो सीख के आए हैं, निकाल दो फटाफट। अरे निकाल दो रे, पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, दोनों के बीच के एंगल का कॉस, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, निकाल लेना। कॉस 150 होगा 180 माइनस 30, यानी कि माइनस कॉस 30 माइनस √3/2, ठीक है, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सिंपल एकदम। तो कुछ नहीं है, डिफरेंस में कोई बड़ी चीज नहीं, कोई बड़ी बला नहीं है। हमें क्या करना है, डिफरेंस तो होता भी नहीं है वेक्टर का बेटा, वेक्टर का डिफरेंस भी होता भी नहीं है, वो होता एडिशन ही है, बस उसको लिख देते हैं ऐसे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करके दिखाओ, डिफरेंस ऑफ वेक्टर निकाल के दिखाओ, होता ही नहीं है भाई। ये सिर्फ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का एडिशन है ए वेक्टर में, ए वेक्टर के अंदर नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का एडिशन है, ठीक, क्लियर एकदम। चलो जी, तो यहां तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज नथिंग बट जस्ट द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन आप लोग निकाल सकते हो। अब ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, करते रहो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल नहीं होता है हमें बताइए। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको डिस्कशन करना है लाइव वेक्टर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके अलावा बेटा हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। कमेंट में जरूर बताना है आप लोगों को कि नेक्स्ट क्लास किस चीज के ऊपर चाहिए, उसी के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है ना। इस क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो बाकी सभी लोगों के साथ फटाफट से शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।